श्रोताओं, आज कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम से प्रसार अधिकारी डॉक्टर शशि तिवारी हमारे बीच हैं और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा मोटे अनाजों की खेती से आमदनी। डॉक्टर शशि तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। डॉक्टर शशि तिवारी, ये पूरा वर्ष हमने मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया और मोटे अनाजों के बारे में जो जानकारी है उसका प्रचार प्रसार खूब हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस मुहिम में सबसे आगे रहे। इस दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हमारे देश में हुए। उन आयोजनों में जो व्यंजन परोसे गए उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि मोटे अनाजों को शामिल किया जाए। आज जब हम मोटे अनाजों के वर्ष के समापन की ओर हैं तो हम आकलन करना चाहेंगे कि किस तरह से इस अनाज को प्राथमिकता मिली है, जो प्रचार प्रसार किया गया और उसको महत्व दिया गया। आम जनता के बीच चूंकि आप काम करती हैं तो लोगों का क्या रुझान आप देखती हैं मोटे अनाजों के प्रति? आपने बहुत ही आवश्यक बात पूछी। जैसे कि मैं हूँ ही पर्वतीय क्षेत्र में और वहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषकों से रूबरू हम होते रहते हैं। और जैसा कि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये धीरे धीरे करके हमारी थाली से मोटे अनाज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ, ये इसके पीछे भी एक कारण है। जब हरित क्रांति आई तो उसके पहले तक हम मोटे अनाज ही उगाते थे और वही हम खाते थे, क्योंकि हमारे देश में गेहूं और धान की उपज नहीं ली जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद खाद्यों की आपूर्ति के लिए हमें गेहूं और धान हम धीरे धीरे उगाने लगे, क्योंकि इससे जो है उत्पादन ज्यादा मिलता था और इसका स्वाद भी हमारे मोटे अनाजों के स्वाद से थोड़ा फर्क होता था और आम जनता को वो स्वाद अच्छा लगने लगा। और एक लंबे अरसे के बाद आज हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि हमारी भोजन की थाली से वो मोटा अनाज बिल्कुल ही जा चुका है और हम सिर्फ धान गेहूं के ही उत्पाद पे हम निर्भर हैं। इसी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, विशेष रूप से कोरोना के बाद जो दौर आया उस समय हमारे मोटे अनाजों की उपयोगिता को बहुत ही बहुमूल्य माना गया। जी, अब किसान भी यदि अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो मोटे अनाजों की खेती के द्वारा वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ये अच्छा साधन हो सकता है क्योंकि अब इसकी मांग बढ़ी है। और यदि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारी जो खेती है उस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और यदि मोटे अनाज जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी उगाए जा सकते हैं, खासतौर से उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर जो है मोटे अनाजों की बहुतायत में खेती हो सकती है। आपका क्या मानना है? मेरा इसमें मानना, हम किसानों को प्रेरित भी करते हैं इसी के लिए, क्योंकि ये उनकी पुरानी उपजाई जाने वाली फसलें हैं और इनको अब वो आय का स्वरूप के तरीके से भी अपना सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार इनके लिए बहुत ही प्रयासरत है। और यहाँ तक कि इनका MSP जो है, मिनिमम समर्थन मूल्य जो है, वो गेहूं और धान के मिनिमम समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा है। तो आय का साधन इनको हमारे कृषक गण बहुत ही आराम से बना सकते हैं। और इनको विक्रय करने के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत FPOs भी बना रखे हैं, जिसमें हमारे किसानों को ये दिक्कत नहीं होती है कि उन्होंने मोटा अनाज पैदा कर लिया है तो वो यहाँ से बिकने के लिए उन्हें दिक्कत होगी। जी, मोटे अनाजों की फसलों की यदि बुआई से लेकर पकने तक की बात करें तो उसमें सिंचाई की, खासतौर से पानी की जो जरूरत है वो अन्य फसलों की अपेक्षा कम होती है, बहुत कम होती और है। खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मोटे अनाजों की खेती को सरकार द्वारा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। आप इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों से कि किस तरह से वो मोटे अनाजों की खेती करें, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं? देखिए, हम आमदनी बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मोटे अनाजों की खेती है ही कम लागत वाली खेती। इसमें आपको बहुत ज्यादा कीटनाशक, बहुत ज्यादा खाद, और अगर कम वर्षा भी होती है तो भी इन अनाजों का उत्पादन ठीक ठाक ही हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उन्हीं अनाजों का उत्पादन और बढ़ाने के लिए हमारे सरकार के जो है वो शोध संस्थान है, जो विशेष रूप से मोटे अनाजों की उच्च उत्पादकता वाली वैरायटी भी ला रहे हैं। और हमारे कृषक गण अपनी परंपरागत प्रजातियों को ना इस्तेमाल करके उन हाई यील्डिंग वैरायटीज को इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी उत्पादकता भी काफी बढ़ जाती है। तो जब लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है तो अपने आप ही आमदनी का दायरा हमारे कृषक के लिए बढ़ जाता है।
जी, जब हम मूल्यवर्धन की बात करते हैं, वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो ये लगातार देखा जा रहा है और ऐसा भी कहा जाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जिनको हम प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो आप थोड़ा बताएं कि क्या क्या चीजें बनाई जा सकती जब हम आय की बात करते हैं तो जब तक हमारे पास कोई आधुनिक तकनीकी नहीं होगी तब तक हम मूल्यवर्धन भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी हमारी सरकार जो है वो जहाँ जहाँ पर जो मोटे अनाजों का उत्पादन ज्यादा है वहाँ वहाँ वो प्रसंस्करण संस्थान भी खोल रही है, जहाँ पे कृषकों को और विशेष रूप से क्योंकि प्रसंस्करण कार्य में हमारी महिलाएं ज्यादा आती हैं तो महिलाओं को भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जो जैसे आजकल के बच्चे हमारा मोटा अनाज जो है वो थाली से चला गया है तो हमें उसे कुछ इस तरीके से लेके आना है जिससे वो पसंद भी आए। विशेष रूप से युवा वर्ग जो कि जैसे कि आप देखते हैं कि बच्चे बाहर पढ़ते होते हैं तो उनका चाइनीज खाने पे, बंस पे, बर्गर्स पे, इन चीजों पे बहुत ही उनका पूरा ध्यान रहता है। अब इन्हीं चीजों को हम मोटे अनाज से बनाने का हम शोध संस्थान हमारा चल रहा है और ये यहाँ आंका गया है कि ये चीजें हमारे विद्यार्थियों द्वारा और विशेष रूप से युवा वर्ग द्वारा पसंद भी की जा रही है। जैसे कि मंडुए के ही आटे से जो है वो केक बनाया जा रहा है, नूडल्स बनाए जा रहे हैं और रोज के खाने में भी अगर हम कम से कम 50 ग्राम मोटे अनाज का सेवन करें तो हमारी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। और जहाँ तक नई चीजों की बात है, प्रोसेस्ड फूड की बात है, बच्चों के बेबी फूड तक भी मोटे अनाजों से बनाए जा रहे हैं। जी, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया एक एग्जीबिशन दिल्ली में आयोजित की गई थी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया था। भारत मंडपम प्रगति मैदान में जो सभागार है उसमें यह आयोजन हुआ था। हाँ। और बड़ी संख्या में उसमें लोगों को बुलाया गया था। तो क्या आप भी उसमें शामिल हुए? हाँ, हम भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र को ये माना जाता है कि वो किसानों के सीधे संपर्क में रहते हैं, तो हमें भी वहाँ पे बुलाया गया था और मेरा सौभाग्य था कि मैं रूबरू हो सकी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ शब्दों से और मोटे अनाजों की उपयोगिता के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा हमको मार्गदर्शन किया। और मैंने वहाँ पे देखा, ये 3 दिन का कार्यक्रम था। हमारे पूरे विश्व से अलग अलग देशों के सारे बड़े बड़े कंपनी के लोग आए थे जो कि प्रोसेस्ड फूड बना रहे थे। उनके पास रॉ मटेरियल की कमी है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, हमारा देश जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर का निर्यातक है मोटे अनाजों का, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग हमारी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि विदेशों के पास है। उनको कच्चा माल चाहिए और हमें निर्यात के द्वारा हम आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इस वजह से इस कार्यक्रम में बहुत सारे कृषकों के और देश विदेश से आए हुए लोगों ने उन्होंने अपने वो किस किस तरीके के उत्पाद जैसे कि बेबी फूड बना रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड में और वो पाउडर फॉर्म में जो कि रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, इस सब टेक्नोलॉजी के आधार पर वो मोटे अनाजों को इस्तेमाल करते हुए ये चीजें बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य ये है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है, तो हमारे कृषक इस ओर रुझान करेंगे तो उनको मेरी समझ में उनकी कृषि के माध्यम से जो आय अब तक हो रही थी वो आय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2 गुनी करने का, उसमें ये काफी सहायक होगी। जी, अगर हम स्वरोजगार की बात करें तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं को इस ओर प्रेरित करते हैं, एफपीओज लगातार बनाए जा रहे हैं। तो क्या महिलाएं भी मूल्यवर्धन वाले जो उत्पाद बनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं? हाँ, वो भी बना सकती हैं। इसमें एक छोटी सी चीज में आपको, अभी हम लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है। ये मोटे अनाज के वर्ष के ही सेलिब्रेशन में महिलाओं को हमने उनके लिए जो है उनके ही गाँव में जो है मिलेट का रेसिपी कॉन्टेस्ट कराया था। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने, तीसरा था वो इस साल का, क्योंकि हमारे भी अपने मानक होते हैं उसमें इस कार्य के अंतर्गत, जिससे कि उन्हें याद आए कि वो पुराने जमाने में मोटे अनाज से क्या क्या चीजें बनाती थी और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारी तरफ से उनको नया क्या क्या चीज वो बना सकती हैं ये हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ले गए थे। जैसे कि मोटे अनाज का मिलेट का केक है, पेस्ट्री है, कचौड़ी है, बिस्किट्स हैं, बेबी फूड हैं, जो कि हमारे शोध संस्थान में तैयार किए गए हैं, जिससे कि वो जो अपने परंपरागत उत्पाद बनाती हैं उनको तो वो घर में बच्चों के लिए इस्तेमाल करें ही करें, साथ ही आयोपार्जन के लिए जो हमने नई चीजें डेवलप की हैं उनको वो अपनाएं। इसके लिए हमने मिलेट कॉन्टेस्ट अलग अलग अपने जनपद के अलग अलग गाँव में ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छा लगा कि इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि वो बाद में फोन करके भी पूछती थी कि ये चीज कैसे बनी, हमें थोड़ा ठीक से बता दीजिए। जी, सरकार किस तरह
से इसको बढ़ावा दे रही है? यदि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की बात है मोटे अनाजों की खेती के संबंध में, या अगर वो किसी तरह का ज्ञान चाहते हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही आवश्यक चीज पूछी। किसानों को इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि मोटे अनाजों के मिनी किट बीज के जो है वो उनको निःशुल्क दिए जा रहे हैं, उनको सिर्फ उसे उगाना है। दूसरी बात यह है कि उससे उत्पादित जो उनका अनाज पैदा हो रहा है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इन चीजों से ज्यादा है, और उनके केंद्र भी बनाए गए हैं। और यहाँ तक कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी प्रत्येक महिला को अगर वो मोटे अनाज की पैदावार का कुछ किलोग्राम भी अगर लेके जाती है बेचने के लिए, तो उसको 1 किलोग्राम के ऊपर 1 रुपए जो है वो इंसेंटिव के तौर पे भी दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे कृषक जो हैं वो इन अनाजों का उत्पादन फिर से बढ़ाएं। जी, मोटा अनाज यानी श्री अन्न, इसे हम सुपर फूड के रूप में भी जानते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये सुपर फूड हर किसी का भोजन बनेगा, हमारी जो थाली है उसका एक प्रमुख अंग बनेगा। और जैसे कि हमने पूरे वर्ष भर प्रयास किए, ये विदेशों में भी इसका खूब प्रचार प्रसार होगा। इसकी मांग जब विदेशों में बढ़ेगी तो हम, चूंकि आपने बताया कि दूसरे नंबर के देश हैं निर्यातक, तो हम वो मांग भी पूरी कर सकते हैं अपने किसान भाइयों के माध्यम से। तो आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।